हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र की इस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं। ये टॉपिक है प्राथमिक तथा द्वितीयक सम्मक, अर्थात प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सांख्यिकी में ये प्राथमिक तथा द्वितीयक जो सम्मक हैं, आंकड़े हैं, इनसे क्या आशय है, आशय का मतलब इनका क्या अर्थ है, और प्राथमिक लेवल के जो सम्मक हैं, प्राइमरी डेटा, उनको संकलित करने की कौन कौन सी रीतियां हैं और उन रीतियों के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, आज हम इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक तथा द्वितीयक सम्मक क्या होते हैं। अनुसंधान के आयोजन के उपरांत अगला कदम सम्मकों का संकलन करना होता है। जब हम किसी चीज़ का अनुसंधान करते हैं, कोई खोज करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हम उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी सम्मक होते हैं उनको संकलित करते हैं। सम्मक अनुसंधान के संपूर्ण ढांचे का आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः सम्मकों का संकलन अत्यंत सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए। संकलन के विचार से सम्मक दो प्रकार के होते हैं। जो भी आंकड़े हम इकट्ठा करेंगे तो वो दो प्रकार के आंकड़े हम कलेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ से करेंगे? नंबर एक है प्राथमिक सम्मक और दूसरा है द्वितीयक सम्मक। अभी जो प्राथमिक सम्मक होते हैं ये क्या है और कहाँ से हम इनको कलेक्ट करते हैं? प्राथमिक सम्मक वे सम्मक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है, खुद एकत्रित करता है। दूसरे शब्दों में यह अनुसंधान मौलिक होता है। होरेस सेक्राइस्ट के शब्दों में प्राथमिक सम्मकों से हमारा तात्पर्य है कि वे मौलिक हैं, अर्थात उनका समूहीकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ है। घटनाओं का अंकन या गणन उसी प्रकार किया गया है जैसा पाया गया है। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ होते हैं। अर्थात प्राथमिक जो सम्मक होते हैं वो ऐसे मिले जुले कुछ आंकड़े होते हैं जिनको कि हमें एकत्रित करना है और उनको अलग अलग करना है। दूसरा होता है द्वितीयक सम्मक, सेकेंडरी डेटा। ये वो सम्मक होते हैं जो पहले से किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी किसी निजी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए हुए होते हैं। यानी उस टॉपिक पर कोई आदमी पहले काम कर चुका है तो हम उन किताबों से या उस किए गए कार्य जो कि दूसरे लोगों ने काम किया है उसमें से कुछ आंकड़े ले लेते हैं, तो वे सेकेंडरी लेवल के डेटा होंगे। इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता, अपितु वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए दूसरों के द्वारा जो संकलित की गई सामग्री है उसका प्रयोग करता है। ब्लेयर ने कहा है, एक अर्थशास्त्री हुए हैं, कि द्वितीयक सम्मक वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तरों में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कारगर हैं, तो हम उनको भी ले लेते हैं। अब जो प्राथमिक सम्मक हैं उनको संकलित करने की कई रीतियां हैं, 5 रीतियां हैं। 5 तरह के प्राथमिक सम्मक होते हैं। वो 5 तरह से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान।
तो इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी योजना के अनुसार पूरे क्षेत्र में जाकर खुद वो जाएगा और जहाँ से वो सम्मक जहाँ से भी उपलब्ध होंगे वहाँ से उनको जाकर इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से लेकर आएगा। इस रीति का प्रयोग सबसे पहले यूरोप में ली पले और भारत में आर्थर यंग ने किया। इस रीति के क्या गुण हैं भाई? जब वो खुद लेकर आएगा इसका मतलब एक तो वो शुद्ध होंगे, दूसरा विश्वसनीय होंगे क्योंकि वो जानता है, उसने खुद कलेक्ट किए हैं, एक उनमें मौलिकता रहती है और यह प्रणाली लोचदार है। संकलित सम्मकों में एक रूपता व सजातीयता पाई जाती है। अनुसंधानकर्ता को सम्मकों की जांच का अवसर मिल जाता है क्योंकि उसका वो खुद का किया गया कार्य है और उसे उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान होता है। इस रीति के दोष क्या हैं? इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, विस्तृत क्षेत्र के लिए यह रीति अनुपयुक्त है, यानी बहुत छोटे पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। इसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है, यानी एक आदमी कलेक्ट कर रहा है तो जो बताएगा हमें वही मानना पड़ेगा, लेकिन उसकी सत्यता केवल उस आदमी के द्वारा दी जा रही है, हमें उसकी सत्यता कहीं और से प्रमाणित नहीं हो रही है। यह रीति अपव्ययी है, अर्थात इसमें जो है खर्च बहुत कम आता है। इसमें धन, समय तथा श्रम का अधिक व्यय होता है। धन भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति लेने के लिए जाएगा, कलेक्ट करेगा, बहुत समय उसे लग जाएगा, बार बार वहाँ पर जाएगा। अगर समूह एक जाए तो एक सारे आंकड़े लेकर आ सकता है एक ही बार। तो वो तो ये सोचता है कि ये इसमें खर्च कम हो रहा है, लेकिन वो समय अंतराल के बाद खर्च बढ़ जाएगा। सीमित क्षेत्र में लागू करने पर निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं, अर्थात इस प्रकार के जो निष्कर्ष हैं वो शुद्ध नहीं होते। दूसरी जो रीति है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस रीति के अनुसार सूचकों से प्रत्यक्ष रूप में सम्मक प्राप्त न करके उन व्यक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं जिनका उन सम्मकों से कोई अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इन व्यक्तियों को साक्षी कहते हैं। यानी हमने मौखिक रूप से कुछ लोगों से बातें पूछी जिस टॉपिक पर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, तो केवल वो मौखिक रूप से हमने उनके आंकड़े लिए हैं। तो इस रीति के क्या गुण हैं? यह रीति जो है मितव्ययी है, अर्थात इसमें खर्च तो कम आता है, इसमें धन, समय व परिश्रम कम खर्च होता है। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र में यह रीति उपयोगी होती है, यानी ये अगर बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो वहाँ पर इसका फ़ायदा होगा। इसमें विशेषज्ञों को सहमति व सुझाव मिल जाते हैं। यह रीति सरल व सुविधाजनक है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं रहती। इस रीति के द्वारा अधिक जल्दी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब दोष क्या है इसमें? नंबर 1, इसमें शुद्धता की उच्च मात्रा की आशा नहीं रहती, इसमें भी शुद्धता नहीं पाई जाती। सूचना एकत्र करने वाले व्यक्तियों के पक्षपात की संभावना रहती है, जैसा कि पहली रीति में है। यहाँ पर भी उसी व्यक्ति का इसमें एक अधिकार रहेगा जो व्यक्ति वो मौखिक रूप से लेकर आएगा। तो जो मौखिक रूप से ला रहा है, लोग जो उसे बता रहे हैं, बताया क्या है और उसने लिखा क्या है, या वो हमें क्या आकर हमारे सामने एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पर भी इसमें सूचनाओं में त्रुटियाँ तथा अविश्वास की संभावना बनी रहेगी। जितने भी सम्मक हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें एक रूपता नहीं रहती। तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। इस रीति के अनुसार अनुसंधान से संबंधित सामग्री एकत्रित करने के लिए स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किए, और जो स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वो अपने ढंग से सूचना एकत्रित करते हैं और बाद में अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं तथा बाजार भाव के संबंध में इस रीति को अपनाया जाता है। अब जब हम दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से इनको कलेक्ट कराते हैं तो हो सकता है कि वो समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से, कहीं से भी नोट करके हमें वो आंकड़े देते हैं। तो
इसमें भी कुछ इसके गुण भी हैं और कुछ इसके दोष भी हैं। गुण क्या है? अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए यह प्रणाली अधिक उपयोगी है। इसमें भी जो बड़ा क्षेत्र होगा केवल वहीं जाकर ये कारगर हो सकती है प्रणाली। दूसरा, अधिक फैले हुए क्षेत्र के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी ही ये प्रणाली बेहतर है। यह प्रणाली मितव्ययी है। इसमें धन, समय और श्रम की बचत होती है और ये सस्ती भी है। ये इसके गुण हैं। और इसके दोष हैं, इस रीति के द्वारा निष्कर्ष संवाददाताओं के पक्षपात से प्रभावित हो सकते हैं। अनुमान पर आधारित होने के कारण निष्कर्ष शुद्धता से दूर होते हैं। तीसरा, एकत्रित सम्मकों में एक रूपता व सजातीयता का अभाव बना रहता है। और चौथा, संकलित सम्मकों में मौलिकता का अभाव रहता है, अर्थात ये भी विश्वसनीय नहीं है। उसके बाद चौथा आता है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ प्रश्नावली भरना। इसके अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा एक प्रश्नावली या अनुसूची तैयार की जाती है और संबंधित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भिजवा दी जाती है। इस प्रश्नावली के साथ एक ये भी अनुरोध या प्रार्थना की जाती है जिसका उद्देश्य सूचना देने वाले व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात सूचना देने वाले व्यक्ति उस प्रश्नावली को के जितने भी उत्तर होंगे वो भरकर अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। अब देखिए इसमें क्या गुण हैं। यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है और ये मितव्ययी भी है, खर्च बहुत कम आता है इसमें अशुद्धि की कम संभावना रहती है और जो सूचनाएं हैं वो मौलिक रहेंगी और निष्पक्ष होती हैं। लेकिन इसके भी कुछ दोष हैं। सूचना देने वालों की इसमें प्राय रुचि नहीं होती, अतः अधिकतर सूचनाएं नहीं मिलती या मिलती हैं तो अपूर्ण होती हैं या मनगढ़ंत होती हैं। जो वो समझते हैं उचित वही लिखते हैं। दूसरा, यदि प्रश्नावली जटिल है तो उत्तर अशुद्ध होंगे, फलस्वरूप परिणाम भी अशुद्ध होंगे। तीसरा, कभी कभी सूचना देने वाले इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी सूचनाओं का दुरुपयोग न हो, इसलिए यह प्रणाली लोचदार नहीं है। और पांचवी जो लास्ट है वो है परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। जो परगणक होते हैं, जैसे जनसंख्या की गणना करनी हो तो उसमें कुछ लोगों को लगाया जाता है, उनको परगणक नाम दिया जाता है, जो कि एक सीमित क्षेत्र की जनगणना करते हैं। तो इस रीति में प्रश्नावलियों अथवा अनुसूचियों को भरने का कार्य प्रशिक्षित परगणकों को सौंपा जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले परगणकों को छपी हुई सूचियाँ दे दी जाती हैं और वे सूचकों से और पूछताछ करके उन प्रश्नावलियों को खुद भरते हैं। इस प्रणाली की सफलता पूर्णतः उन परगणकों के ऊपर निर्भर करती है। अतः जो परगणक योग्य, चतुर, परिश्रमी और व्यवहार कुशल होते हैं वो संबंधित क्षेत्र से परिचित होना चाहिए। यानी या तो वो उस क्षेत्र में रहता हो या कभी रहा हो या आसपास में ही कोई स्कूल है या कोई किसी तरह का दूसरा कोई फर्म है उसमें काम करता हो उस एरिया में, ऐसे ही व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब रीति के गुण क्या हैं? इस रीति द्वारा व्यापक क्षेत्र से सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचना से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जा सकने के कारण जो जटिल प्रश्न है वो भी शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद संकलित सम्मकों में पर्याप्त शुद्धता रहती है। जब आदमी खुद जाएगा दरवाजे पर, उनसे पूछेगा, सारे आंकड़े कलेक्ट करेगा, लिख कर लाएगा। और चौथा, व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रीति के दोष क्या क्या हैं? यह रीति या इस रीति में परगणकों के प्रशिक्षण पर व्यय तो खर्च होगा, काफ़ी व्यय आएगा, पैसा खर्च होता है। अनुसंधान कार्य में अधिक समय लगता है। परगणकों को प्रशिक्षण देना व उनके कार्य का निरीक्षण भी करना पड़ता है। और जो परगणक होंगे, परगणकों में पक्षपात की भावना होने पर उसका प्रभाव निष्कर्ष को अविश्वसनीय बना देता है।
लेकिन फिर भी यह जो पांचवी रीति है, परगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना, ये अधिक कारगर है, विश्वसनीय है और ये श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये थे प्राथमिक और द्वितीयक सम्मक। प्राइमरी डेटा जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति खुद इकट्ठे करके लाता है, नोट करके लाता है, और जो कि रियल होते हैं, और सेकेंडरी डाटा जो कि वो मैगजीन से या पत्रिकाओं से, न्यूज़पेपर से या विभागों से उन सम्मकों को लेकर आता है जिन पर किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया गया है और उसके द्वारा वो आंकड़े संकलित करके वहाँ नोट किए गए हैं। तो ये कहलाते हैं द्वितीयक सम्मक। इसी के साथ तुम्हारा ये टॉपिक समाप्त होता है।